चलिए आज पढ़ना है हम लोगों को न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने पढ़ लिया था क्यू वैल्यू के बारे में और ये पढ़ लिया था कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या क्या कंजर्व रहता है। तो हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। तो दो प्रकार की होती हैं, लिखिए फटाफट मैं बोल रहा हूँ। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन लिखिए। न्यूक्लियर रिएक्शंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। न्यूक्लियर रिएक्शंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। Nuclear fission reaction. Number two, nuclear fusion reaction. Nuclear fission reaction. Number two, nuclear fusion reaction. ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन हमेशा हैवी न्यूक्लियाई में होता है, ऐसे न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक मास नंबर तकरीबन 220-230 के आगे निकल जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने लास्ट में भी दिया था 92 यूरेनियम 235, ये एक हैवी न्यूक्लियस है। इसमें अगर एक थर्मल न्यूट्रॉन यानी कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को हम इसमें बम्बार्ड करा देते हैं, ठीक है, तो ये जाके इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और इसको अनस्टेबल कर देता है। 0 + 92 92, 235 + 1 236। ये अब एक्साइटेड स्टेट में आ गया। एक्साइटेड स्टेट में जब कोई चीज़ होती है तो अपने आप को ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए कुछ करती है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे अनस्टेबल होने का कारण इसके हैवी होने के, न्यूक्लियस के बल्कि होने का की वजह से है। इस वजह से ये टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा 56 बेरियम 141 और ये 36 क्रिप्टन 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन 30N1 प्लस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस इज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। आई बात समझ में? तो लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए। द फिनोमेना इन विच हैवी न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फिशन के अंदर लिखिए द फिनोमेना इन विच अ हैवी न्यूक्लियस, द फिनोमेना इन विच अ हैवी न्यूक्लियस, द फिनोमेना इन विच अ हैवी न्यूक्लियस, ब्रैकेट में लिख लो A greater than 230, A greater than 230 when excited, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, लिखिए when excited। फिर से बोलता हूँ, the phenomena in which a heavy nucleus, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल A greater than 230 ब्रैकेट क्लोज, when excited splits into two smaller nuclei, splits into two smaller nuclei, splits into two smaller nuclei of nearly comparable masses, of nearly comparable masses, of nearly comparable masses is called nuclear fission, is called nuclear fission। ये ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप क्यू लिख दीजिए, क्यू वैल्यू, जो एनर्जी निकलती है उसे क्यू वैल्यू कहते हैं ना। तो फॉर एग्जांपल करके इसको कॉपी कर लीजिए इस रिएक्शन। ये न्यूक्लियर फिजन का एग्जांपल हो गया। अब देखिए, कोई भी ऐसी रिएक्शन, चाहे वो केमिस्ट्री में आप पढ़िए चाहे फिजिक्स में पढ़िए, ऐसी रिएक्शन जिनमें वही चीज फिर से पैदा हो जाए जिसकी वजह से रिएक्शन शुरू हुई। देखिए, ये यूरेनियम अकेले पड़ा था, इसको कोई तकलीफ नहीं थी, अपने मन से नहीं एक्सप्लोड हो गया जब तक न्यूट्रॉन आगे अटैक नहीं किया। ठीक है, तो इस रिएक्शन में अल्टीमेटली देखिए फिर से न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो गया है। इसका मतलब ये निकला कि न्यूट्रॉन ही वो कारण है जिसकी वजह से रिएक्शन हुई और इसमें एज अ प्रोडक्ट न्यूट्रॉन फिर से निकल आया। यानी ये जो प्रोडक्ट में आया हुआ न्यूट्रॉन है वो फिर से
यूरेनियम के किसी दूसरे एटम से रिएक्ट कर जाएगा। भाई वहाँ पे एक एटम तो होगा नहीं, हजारों तादाद में एटम होते हैं, तो एक से रिएक्शन हुई तो ये हाल हुए, वो एक नहीं तीन तीन निकले, तो कोई ना कोई तो जाके एक दूसरे यूरेनियम पे अटैक कर ही देगा, तो ये रिएक्शन फिर से प्रोसीड हो जाएगी, फिर तीन निकलेंगे, फिर प्रोसीड होगी, इस प्रकार से रिएक्शन चलती चली जाएगी। इस वजह से इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो आगे हेडिंग डाल दीजिए न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन आपको हम थोड़ा सा बना के दिखाते हैं इसको। ये 0n1 एक न्यूट्रॉन आया, अटैक किया इसके ऊपर, 92 यूरेनियम 235। यहाँ पे जब अटैक हुआ तो क्रिप्टन बना और बेरियम बन गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 तो न्यूट्रॉन बन गए, 0n1 0n1 0n1। अब अगर आगे जाके इनको कोई गलती से यूरेनियम फिर से मिल गया, है ना, 92 यूरेनियम 235, या इसको आगे जाके मिल गया 92 यूरेनियम 235, या इसको आगे जाके मिल गया 92 यूरेनियम 235, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये फिर से एक बेरियम ये निकालेगा, क्रिप्टन ये निकालेगा, ये भी एक बेरियम निकालेगा, ये क्रिप्टन निकालेगा, ये भी एक बेरियम निकालेगा और ये क्रिप्टन निकालेगा। ये तीनों अपने चिंकू पिंकू राजू, चिंकू पिंकू राजू, चिंकू पिंकू राजू, मतलब 3 न्यूट्रॉन पे निकलेंगे। अब केवल n लिख रहे हैं, जगह छोटी पड़ रही है, ठीक है। ये न्यूट्रॉन्स आगे जाके फिर से किसी यूरेनियम से टकराएंगे, बवाल मचाएंगे, है ना, ये यूरेनियम मिल सकता है आगे, यूरेनियम मिल सकता है आगे, यूरेनियम मिल सकता है आगे। तो ये रिएक्शन लगातार चलती रहेगी, जितनी बार ये रिएक्शन होगी उतनी बार एनर्जी रिलीज होगी, हर बार एनर्जी रिलीज होगी, हर बार बवाल, हर बार मतलब और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने की वजह से ये और ज़्यादा खतरनाक होती चली जाएगी। तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ये ओपन एटमॉस्फेयर में अगर कराई जाएगी तो रिएक्शन ऐसी ही होगी, ठीक है। इस वजह से इसको कंट्रोल करना पड़ता है, और कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। तो पहले आप लिखिए, न्यूक्लियर फिजन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन। Nuclear fission is a particular type of reaction which besides the other fission products, produces same kind of particles that initiate it with neutrons, दैट इज करके बना लीजिए। तो अब इस रिएक्शन को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसके आधार पर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। मैं समझ गया ना, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ फिजन का केस है, ठीक है। तो लिखिए टाइप्स ऑफ चेन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। देखिए, these are of 2 types. Number 1 uncontrolled chain reaction, number 2 controlled chain reaction. Number 1 uncontrolled chain reaction, number 2 controlled chain reaction.
बोले, हेडिंग डाल दीजिए अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। देखिए, इफ अ चेन रिएक्शन इज स्टार्टेड in a fissionable material, if a chain reaction is started in a fissionable material, if a chain reaction is started in a fissionable material having mass greater than certain critical mass, मतलब उससे कम मास अगर लिया जाएगा तो फिर रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। इफ अ चेन रिएक्शन इज स्टार्टेड इन अ फिजनेबल मटेरियल हैविंग मास ग्रेटर देन सर्टेन क्रिटिकल मास, कॉमा, रिएक्शन विल एक्सेलरेट एट सच अ रैपिड रेट, reaction will accelerate at such a rapid rate that whole material will explode। मतलब ये प्रोसेस बहुत जल्दी होगा, ऐसा लगेगा जैसे विस्फोट हो गया, एक्सप्लोड हो गया। whole material will explode within a microsecond, whole material will explode within a microsecond, comma, liberating a huge amount of energy, comma, such a chain reaction is called uncontrolled chain reaction। ठीक है, स्टार बना के लिख लीजिए, मतलब याद करने वाला पॉइंट नहीं है फिर भी, लेकिन इट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एटम बम। अब हेडिंग डाल दीजिए कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो नाम से क्लियर हो रहा है ना। द चेन रिएक्शन दैट कैन बी कंट्रोल्ड, एंड मेंटेन स्टडी, यानी बड़बड़ा के सब होने ना, फूटने फटने ना लगे, स्टडी मेंटेन रखा जाए इसको। Chain reaction that can be controlled and maintained steady for absorbing suitable number of neutrons in each stage, at each stage of reaction, so that on an average neutrons remain available for exciting further fission, such a chain reaction is called controlled chain reaction। तो स्टार बना के लिखिए कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन वाले में। तो अनकंट्रोल्ड वाला कौन सा बेसिक प्रिंसिपल था? एटम बम का, है ना। और कंट्रोल्ड वाला किसका वर्किंग प्रिंसिपल है?
न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन किसका प्रिंसिपल है? एटम बम का। यानी अगर रिएक्शन अनकंट्रोल्ड है तो एटम बम में इस्तेमाल होगी, तो कंट्रोल करानी है तो न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होगी। तो स्टार बना के लिखिए, इट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ, इट इज मतलब कंट्रोल्ड रिएक्शन है ना, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ, it is working principle of nuclear reactor, it is working principle of nuclear reactor। ठीक है, तो अब हम लोगों को पढ़ लेना है न्यूक्लियर रिएक्टर। हेडिंग डाल दीजिए न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम बनाने को नहीं आता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर क्या डायग्राम बनाने को आएगा, तो डायग्राम बनाने को नहीं आता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनकी वर्किंग क्या है, बस इतना केवल जानना होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है लिखिए, इट इज एन अरेंजमेंट इन विच, इट इज एन अरेंजमेंट और सेटअप इन विच, इट इज एन अरेंजमेंट इन विच कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज परफॉर्म्ड। इट इज एन अरेंजमेंट इन विच controlled chain reaction is performed. It is an arrangement in which controlled chain reaction is performed. It is an arrangement in which controlled chain reaction is performed. ठीक है, तो लिखिए डालिए some important terms या some important terms, some important terms related to nuclear reactor. Some important terms related to nuclear reactor. Some important terms related to nuclear reactor. नंबर 1 हेडिंग ही डाल दीजिए सीधे सीधे। ठीक है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट संख्या में तो पूछे नहीं जाएंगे कितने कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या होता है। सीधे सीधे आपको ये बोला जाएगा कूलेंट क्या है, कूलेंट के लिए क्या यूज़ किया जाता है। ठीक है, मॉडरेटर क्या है, मॉडरेटर क्या काम करता है, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, इस तरह के सवाल आएंगे। ठीक है, कंट्रोल रॉड क्या है, किस मटेरियल की होती है, किस लिए यूज़ किया जाता है, इस तरीके ऐसे पढ़ना है। ठीक है, तो पहला नंबर डालिए थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो यूरेनियम होगा जिससे रिएक्शन करा रही है, यूरेनियम मतलब फ्यूल भी हुआ है, उसको न्यूक्लियर फ्यूल भी आप कह सकते हैं, है ना, न्यूक्लियर फ्यूल। अभी इसका भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो यूरेनियम हमारे लिए क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल है। उसमें हम लोग किसको फेंकते हैं, किसको स्ट्राइक कराते हैं, न्यूट्रॉन को। तो न्यूट्रॉन को स्लो मूविंग होना चाहिए, उसका कारण है, देखिए न्यूट्रॉन ही क्यों और स्लो मूविंग ही क्यों। देखिए जो न्यूक्लियस है यूरेनियम का 92 यूरेनियम 235, ये न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन है। तो पहली बात, इसके आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, है कि नहीं, अपनी अपनी ऑर्बिट में। तो वाई न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, ठीक है, उसका इस न्यूट्रॉन से कोई वास्ता नहीं होगा। न्यूट्रॉन ना अट्रैक्टेड होगा ना रिपेल्ड होगा। तो ये बड़े इजीली भनभनाते हुए न्यूक्लियस तक चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि हम न्यूट्रॉन ही क्यों यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं, प्रोटॉन यूज कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल यूज कर रहे हैं, न्यूट्रॉन ही क्यों। तो न्यूट्रॉन इसीलिए क्योंकि न्यूट्रॉन को यूज करने का तात्पर्य ये हो जाएगा, न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता और चार्ज लेस होने की वजह से जब वो एटम के अंदर प्रवेश करेगा तो वहाँ पे मौजूद ना इलेक्ट्रॉन्स उस पर रिपल्शन या अट्रैक्शन कर पाएंगे और ना ही न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज उस पर अट्रैक्शन या रिपल्शन कर पाएंगे। दूसरी चीज़, एक चीज़ का सवाल तो मिल गया, न्यूट्रॉन ही क्यों। अब न्यूट्रॉन स्लो ही क्यों। थर्मल न्यूट्रॉन मतलब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है। थर्मल न्यूट्रॉन जो अपने हेडिंग लिखी है उसका मतलब होता है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। ठीक है, अब ये स्लो क्यों होगा, ऑब्वियसली क्योंकि न्यूट्रॉन जब इसके पास जाए तो इससे टकराए, इससे रिएक्ट जैसा करे, यानी इसके अंदर एक तरीके से क्या हो जाए, वो एब्जॉर्ब हो जाए। अगर फास्ट मूविंग होगा तो फील्ड से स्किप कर जाएगा, फास्ट मूविंग होगा तो फील्ड से स्किप कर जाएगा। ठीक है,
बात समझ में आ गई? मतलब हो सकता है कि वो न्यूक्लियस से बिना स्ट्राइक करे ही आर पार चले। बात समझ में आ गई? इसलिए उसको क्या होना चाहिए? स्लो मूविंग होना चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए मैं लिखवा देता हूँ सारी बात। आपने हेडिंग डाली है थर्मल न्यूट्रॉन, लिखिए द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर फिजन, द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट, the neutrons produced in nuclear fission, the neutrons produced in nuclear fission of uranium 235, अब U डैश 235 लिख लो या U के ऊपर 235 लिख लो, दोनों चलेगा, ठीक है। the neutrons produced in nuclear fission of uranium 235 nuclei 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 have an average kinetic energy of 2 MeV। समझिए पूरा मतलब स्टैटिस्टिक्स के साथ मैं बता रहा हूँ कि जो न्यूट्रॉन निकलता है रिएक्शन के बाद, वही जो चिंकू पिंकू राजू बताए थे तीन, तो मतलब उनके पास जो एवरेज एनर्जी होती है कितनी होती है काइनेटिक? 2 MeV होती है, काफ़ी एनर्जी, ठीक है। इतनी एनर्जी से न्यूट्रॉन जाएगा तो पक्का यूरेनियम से आगे रिएक्ट ना करके वो पार चला जाएगा, ठीक है। तो द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई हैव एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 MeV। लिख लिया? First of such neutrons are called fast neutrons. Such neutrons are called fast neutrons. Such neutrons are called fast neutrons. First आपने नेक्स्ट से लिखिए यूरेनियम 235 nuclei have good probability of absorbing slow neutrons. Uranium 235 nuclei have good probability, समझ में आ गया होगा probability से क्या मतलब है। Uranium 235 nuclei have good probability of absorbing slow moving neutrons या slow neutrons. Full stop. Slow neutrons have thermal energy. Slow neutrons have thermal energy about 0.0235 eV, MeV नहीं eV, थर्मल एनर्जी अबाउट 0.0235 eV, ठीक है। बहुत कम हो गई, कहाँ 2 MeV वो कहाँ 0.0235 eV, ठीक है, ओके। एंड हैव चांसेस to be absorbed by uranium 235 nuclei and have chances, क्या बोला मैंने? chances to be absorbed by uranium 235 nuclei, ठीक है। आगे लगिए। भैया यूरेनियम के 2 आइसोटोप होते हैं, 235 भी होता है, 238 भी होता है, ठीक है। आइसोटोप पढ़िए पहले, लिखिए अगली लाइन से लिखिए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हैव थर्मल एनर्जी, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हैविंग थर्मल एनर्जी 0.0235 eV. Slow moving neutrons having thermal energy 0.0235 eV are called thermal neutrons or slow moving neutrons. समझ गए?
आर कॉल्ड थर्मल न्यूट्रॉन्स और स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। सुनना चाहोगे स्लो मूविंग होने पर कितनी स्पीड होती है? जो यहाँ पे स्लो मूविंग कहा जा रहा है उसकी भी स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड होती है। ये स्लो है, ठीक है। तो आर कॉल्ड थर्मल न्यूट्रॉन्स और स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नोट में लिख लीजिए, थर्मल न्यूट्रॉन्स हैव वेलोसिटीज, थर्मल न्यूट्रॉन्स हैव वेलोसिटीज 2200, 200 भी नहीं 2200 है। थर्मल न्यूट्रॉन्स हैव वेलोसिटीज 2200 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स, यानी 2.5 किलोमीटर 1 सेकेंड में, बस 200 किलोमीटर। थर्मल न्यूट्रॉन्स हैव वेलोसिटीज 2200 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स, ठीक है। अगला टर्म है हमारे पास मॉडरेटर, ठीक है। चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए मॉडरेटर। तो समझ जाओ, न्यूट्रॉन बहुत तेजी से भाग रहा है, उसको क्या करना है? स्लो करना है। स्लो करने का काम है किसका? मॉडरेटर का, ठीक है। ऐसे सवाल पूछा जाता है कि मॉडरेटर का क्या यूज है, या कौन न्यूट्रॉन्स को स्लो करता है? मॉडरेटर स्लो करता है। मॉडरेटर में क्या यूज किया जाता है? हैवी वाटर यूज किया जाता है, ग्रेफाइट रॉड यूज करी जाती है ना। लिखिए, in fission of uranium, fast neutrons of energy, in fission of uranium, fast neutrons of energy 2 MeV, fast neutrons of energy 2 MeV are released. Fast neutrons of energy 2 MeV are released. First of these neutrons have more tendency to escape. वही जो बात बता रहा था, these neutrons have more tendency to escape instead of triggering another fission reaction. भाई जरूरत पड़ भी सकती है कि हमने एक बार रिएक्शन करा, अगली बार फिर जाना नहीं पड़े, ज्यादा पावर की जरूरत है हमको, है ना। Instead of triggering another fission reaction, full stop. Also, comma, slow neutrons are more efficient. Also, slow neutrons are more efficient in inducing fission in uranium-235 nuclei. In uranium-235 nuclei. Than fast neutrons. So stop. By the use of moderator, next line से लिखिएगा, by the use of moderator, comma, by the use of moderator, comma, the fast neutrons are slowed. The fast neutrons are slowed. The fast neutrons are slowed to thermal velocities. Fast neutrons are slowed, ठीक है, to thermal velocities, ठीक है, full stop. Usually, ये भी नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, usually heavy water, graphite and beryllium oxide, मतलब तीनों अलग अलग है, कुछ भी यूज कर लो. Usually heavy water, graphite
एंड बेरिलियम ऑक्साइड आर यूज्ड एज मॉडरेटर्स। तो प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। हैवी वाटर, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड को आप अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आया न्यूक्लियर फ्यूल, वो तो आप समझ ही गए, ठीक है। हेडिंग डालिए नंबर 3, न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल, तो लिखिए इट इज अ मटेरियल दैट कैन बी fissioned. It is a material that can be fissioned. It is a material that can be fissioned by neutrons. ठीक है, तो it is a material that can be fissioned by neutrons. First off, isotopes like as a nuclear fuel किसको किसको यूज कर सकते हैं वो लिखवा देते हैं। Isotopes like uranium-235, thorium-232, uranium-235, thorium TH, ठीक है, 232, Pu, Pu कुछ बोलते हैं भूल गया, प्लूटोनियम था, चलो कोई बात नहीं, जो भी है अल्टीमेटली Pu है, ठीक है। Pu-239 कैन बी यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल। Pu प्लूटोनियम ही होता है, तो आपने क्या लिखा, आइसोटोप्स लाइक यूरेनियम-235, ठीक है, थोरियम-232, प्लूटोनियम 239, Pu होता है कैपिटल P स्मॉल u, कैन बी यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है। तो इसको भी अंडरलाइन रखिए, एग्जाम्पल याद रखना है आपको, एग्जाम्पल ही मेन पूछा जाता है, एग्जाम्पल याद रखना है। अगला पॉइंट है अपने पास कूलेंट, नंबर 4। नंबर 4 है अपने पास कूलेंट, अपने नाम की तरह ही इसका वर्किंग भी क्लियर है। कूलेंट क्या है, बनी बात है जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो भयंकर एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी, तो रिएक्टर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो उसको ठंडा करने की जरूरत है, नहीं तो लगातार इसे गर्म है करते तो पिघल के चला जाएगा कहीं, उसे कंपोनेंट पिघल जाएंगे, एल्युमिनियम वगैरह की शील्डिंग होती है, शील्डिंग बह जाएगी, क्या फ़ायदा, ठीक है, उससे नुकसान भी है बहुत सारे। तो कूलेंट ठंडा करने की जरूरत, कूलेंट का यही अकेले काम नहीं ठंडा ही करना है, ये कूलेंट ही होता है जिसकी हेल्प से हम लोग बिजली बना पाएंगे, ठीक है। अगर आप उसकी वर्किंग अच्छे से पढ़े हैं तो कूलेंट एक्चुअली क्या करता है, जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन से निकली हुई एनर्जी को वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, हाई स्पेसिफिक हीट होती है उसकी, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसको एक कंपार्टमेंट से पास किया जाता है जहाँ पे ठंडा पानी होता है, तो जब वो कूलेंट उस कंपार्टमेंट से पास होता है, गर्म कूलेंट जब पास होता है तो वहाँ का जो पानी है ठंडा वो बन जाता है स्टीम, इतना गर्म हो जाता है कूलेंट और हीट एब्जॉर्ब कर, नहीं बात समझे, इमेजिन करके सोचिए कि खूब सारी एनर्जी है, उसको कूलेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब कूलेंट को हमने एक चेंबर से पास कराया, इस प्रकार का कुछ स्थिति होता है उसके अंदर, ये पाइप आया कूलेंट का, है ना, बिल्कुल सही समझे आप, ऐसे, ओके, इस तरीके से वो कूलेंट यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे भरा होता है ठंडा पानी, तो जैसे ही कूलेंट यहाँ गुजरेगा गरम गरम, तो ये पानी तुरंत तमाम से क्या बन जाएगा, स्टीम बनेगा, ठीक है। तो ये पानी तुरंत इवेपोरेट होने लगेगा और स्टीम बनेगा, तो ये स्टीम आगे जाके किसको घुमाएगी, टरबाइन को, तो टरबाइन किससे कनेक्ट होगा, जनरेटर से, और जनरेटर से बिजली बनेगी, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर कोई अलग चीज नहीं होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर का काम है अल्टीमेटली हाई प्रेशर स्टीम क्रिएट करना, ठीक है। कैसे करना है वो आप समझ गए,
रिएक्शन कराई जाएगी न्यूक्लियर रिएक्टर में, वो गर्मी होगी, वहाँ पे हीट जनरेट होगी, हीट को कूलेंट एब्जॉर्ब करेगा, वो कूलेंट जब इस चेंबर से पास कराया जाएगा तो कूलेंट की गर्मी पाके ये पानी जो होगा वो तुरंत इवेपोरेट होगा, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट भी आएगा समझ में। तो कूलेंट में इसी वजह से पानी भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और भी चीज़ें हैं लेकिन पानी भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कुल मिला के कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछते हैं कूलेंट होने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है, हाई स्पेसिफिक हीट और हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लिखिए कूलेंट हेडिंग डाल दिया, लिखिए इट इज द मटेरियल यूज्ड टू कूल, इट इज द मटेरियल यूज्ड टू कूल द फ्यूल rods, it is the material used to cool the fuel rods and it is the material used to cool the fuel rods and the reactor, ठीक है, and the reactor, ठीक है, and is capable of carrying away, and it is capable of carrying away, capable of carrying away a large amount of heat produced in the fission, a large amount of heat produced in the fission, carrying away a large amount of heat produced in the fission, large amount of heat produced in the fission process, fission process, large amount of heat produced in the fission process, full stop. Next line से लिखिए the coolant must have high boiling point and high specific heat, देखो आ गया वही point, the coolant must have high boiling point and high specific heat, the coolant must have high boiling point and high specific heat, the coolant must have high boiling point and high specific heat, ठीक है। अगली लाइन से लिखिए heavy water and liquid sodium are good coolants, इसको अंडरलाइन कर देना, heavy water and liquid sodium are good coolants। अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जिसको कहते हैं कंट्रोल रॉड। कंट्रोल कैसे करेंगे रिएक्शन को, रिएक्शन को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, उनको कंट्रोल कर लो जो रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी कि न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की संख्या अगर आपने कंट्रोल करा ली तो रिएक्शन कंट्रोल में चलेगी, और अगर न्यूट्रॉन्स अनकंट्रोल्ड हो गए, बहुत सारे हो गए, तो आप रिएक्शन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में? यानी कुल मिला के अगर हम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लें अंदर से, चेंबर में न्यूट्रॉन्स बनेंगे रिएक्शन होने के बाद, हर एक रिएक्शन बाद 3 बनेंगे न्यूट्रॉन। अगर मैं 3 के तीनों गायब कर दूं अंदर से, किसी चीज में एब्जॉर्ब करवा दें, रिएक्शन खत्म। स्लो चलानी है, बहुत स्लो, 2 एब्जॉर्ब कर लिए, 1 न्यूट्रॉन से होने दो। तेज करनी है, 2 न्यूट्रॉन रहने दो, 1 एब्जॉर्ब कर लो। बहुत ज़्यादा करनी है भाई को, है ना। लिखिए टू स्टार्ट कॉमा स्टॉप, टू स्टार्ट हेडिंग है कंट्रोल रॉड्स, 5वां पॉइंट होगा ये कंट्रोल रॉड्स। लिखिए टू स्टार्ट कॉमा स्टॉप और कंट्रोल द चेन रिएक्शन, टू स्टार्ट कॉमा स्टॉप और कंट्रोल द चेन रिएक्शन, कॉमा rods of neutron absorbing material, rods of neutron absorbing material like cadmium और बोरॉन, अंडरलाइन कर लीजिए कैडमियम और बोरॉन, like cadmium और बोरॉन
are inserted into the reactor core, are inserted into the reactor core, are inserted into the reactor core. ठीक है. अगला हेडिंग है शील्डिंग. SHIELDING, शील्डिंग. शील्डिंग में देखिए the instance neutrons and gamma radiations produced, the instance neutrons and gamma radiations produced in a nuclear reactor, sorry गलत बोल दिया, the intense होना चाहिए, the intense neutrons and gamma radiations, the intense neutrons and gamma radiations produced in a nuclear reactor are harmful, are harmful for human body. First stop, to protect the workers from these radiations, to protect the workers from these radiations, comma, reactor core is surrounded by thick concrete wall. Reactor core is surrounded by thick concrete wall called nuclear shield. Called nuclear shield. ठीक है. This was all about nuclear fission. अब हेडिंग डालते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन, छोटा सा न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है. इसमें छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं. ठीक है. तो हेडिंग डाल दें न्यूक्लियर फ्यूजन. लिखिए द प्रोसेस इन विच two light nuclei combines at extremely high temperature, to form extremely high temperature को अंडरलाइन कर लीजिएगा. The process in which two light nuclei combines at extremely high temperature to form a single heavier nucleus, single heavier nucleus is called nuclear fusion. कई सारी रिएक्शंस हैं जो सन में चलती हैं. उनमें तीन मूलतः ये हैं, मतलब मेनली ये हैं. 1H1 1H1, दो 1H1 कंबाइन हो गए, 1H2 बन गया, एक पॉजिट्रॉन बन गया, एक न्यूट्रिनो बन गया और 0.42 MeV एनर्जी निकल गई. ठीक है. फिर इसी प्रकार के 1H2 जब कई सारे हो जाते हैं तो ये आपस में मिलने लगते हैं. नहीं समझे. 1H1 कंबाइन होकर 1H2 बन गया. फिर इसी प्रकार से कई सारे 1H2 बन जाते हैं. फिर हाई टेम्परेचर पे 1H2 कंबाइन होते हैं तो 2He3 बना लेते हैं और न्यूट्रॉन बना देते हैं और 3.37 MeV एनर्जी लिबरेट करते हैं. कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1H2 कंबाइन हो गया और कंबाइन होने के बाद क्या बन गया, 1H3 बन गया, 1H1 बन गया,
और 4.03 MeV, मतलब कुछ भी हो सकता है, आइसोटोप का मामला है, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाक से। तो बस लास्ट स्टेप है, नेसेसरी कंडीशन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। एक तो मैंने बोली थी, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। सन के कोर में ये रिएक्शंस होती रहती हैं क्योंकि सन का कोर बहुत गर्म है, ठीक है, और टेम्परेचर लगभग 2 × 10⁶ केल्विन है। 20 लाख केल्विन के आसपास। लिखिए, हेडिंग है नेसेसरी कंडीशंस फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। लिखिए, the nuclear fusion reaction takes place under the conditions of extreme temperature and density. Nuclear fusion reaction takes place under the condition of extreme temperature and density due to the following reasons. ठीक है, मतलब कंडीशन हो गई, अब रीजन बता रहे, ठीक है। हाई टेम्परेचर एंड हाई डेंसिटी एक्सट्रीम पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और उसके पीछे कारण क्या है वो लिखवा रहा हूँ। मतलब एक मतलब नेसेसरी कंडीशंस एज वेल एज रीजंस भी हैं। तो क्या बोला मैंने, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1, high temperature is necessary for the light nuclei. High temperature is necessary for the light nuclei to have sufficient kinetic energy so that they can overcome their mutual electrostatic repulsion. मनी बात है, 1h1 1h1 क्या है, 2 प्रोटॉन है कि नहीं। तो 2 प्रोटॉन जब एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या करने चाहिए, रिपेल करने चाहिए। लेकिन हम क्या कराना है, दोनों का मिलन कराना चाहते हैं। तो इतना हाई टेम्परेचर हो कि दौड़ते दौड़ते आप खुद ही अपने पास आ जाएंगे एक दूसरे। नहीं समझ में आया, ठीक है। द हाई टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द लाइट न्यूक्लियाई टू हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी so that they can overcome their mutual electrostatic repulsion and come closer than the range of nuclear force। ठीक, जब वो इतना नजदीक आ जाएंगे, किसकी रेंज में आ जाएंगे, न्यूक्लियर फोर्स की, तो फिर भाग ही नहीं पाएंगे, जकड़ जाएंगे ना वहां पे। मतलब वही बात हुई, मगरमच्छ का मुंह खुला था, जब रेंज में आ गया तो गप से बंद कर लिया। तो न्यूक्लियर फोर्स का हाल यही हुआ, ठीक है। बात समझ में आई। तो जैसे वो न्यूक्लियर पे फिर से बोलता हूँ, हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू so that they can overcome their mutual electrostatic repulsion and come closer than the range of nuclear force, that's why nuclear fission is also called thermonuclear reaction. That's why nuclear fusion reaction is also called thermonuclear reaction, ठीक है। thermonuclear reaction। सेकेंड पॉइंट लिखिए, हाई डेंसिटी and pressure increases the frequency of collision। जब ज़्यादा डेंसिटी होगी तो टक्कर भी ज़्यादा होगी। हाई डेंसिटी एंड प्रेशर इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ collision। frequency of collision of light nuclei, frequency of collision of light nuclei
and hence increases the rate of fusion, and hence increases the rate of fusion. ठीक, तो नेसेसरी कंडीशन भी हो गई, विद रीजन भी हो गया. आखिरी में बस एक पॉइंट लिख लीजिए, नोट, वही सन वाली बात. द अबव कंडीशंस एग्जिस्ट इन इंटीरियर ऑफ सन. The above conditions exist in the interior of sun, where temperature is about 2 into 10 to the power 6 Kelvin. Where temperature is about 2 into 10 to the power 6 Kelvin. Thank you.